Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज गोइंग टू बी दिस न्यू चैप्टर जो कि एनवायरमेंटल केमिस्ट्री 2 का चैप्टर है वाटर. ठीक है. सो आज हमारा इसका फर्स्ट लेक्चर है जिसमें सबसे पहले आ जाता है प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर. ठीक है. प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर में इसकी अकरेंस देखेंगे, कहाँ कहाँ पाया जाता है, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर देखेंगे. ठीक है. फिर प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर हैं उसमें डेंसिटी वगैरह, हीट कैपेसिटी वगैरह, ये सब कुछ देखेंगे. ठीक है. देन कंपोजिशन ऑफ वाटर हम देखेंगे एंड देन नेक्स्ट लेक्चर में मैं वाटर एज अ सॉल्वेंट आपको पढ़ाना शुरू करूँगा. सो लेट्स बिगिन विद दिस. देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पानी कहाँ कहाँ पाया जाता है, अर्थ में इसकी अमाउंट कितनी है. ठीक है. अगर हम लोग लैंड के कंपैरिजन में इसको देखें, सो वाटर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट substances on the earth. It is present in enormous quantity on earth. It has been estimated that the total amount of water present on earth is about 1.33 billion cubic kilometers, which nearly covers 71% of the earth crust. ठीक है. तो हमारे पास जो अर्थ का टोटल एरिया है, टोटल जो अर्थ क्रस्ट है, उसमें से 29% जो है वो हमारे पास लैंड है, जबकि 71% जो है वो वाटर है, जो कि कितना बन जाता है ऑलमोस्ट 1.33 बिलियन क्यूबिक किलोमीटर्स. ठीक है. इतना जो एरिया है वो कवर किया गया है बाय द वाटर. Although an enormous amount of water is found on the earth, although हमारे पास इतनी लार्ज क्वांटिटी में अर्थ के ऊपर वाटर प्रेजेंट है, लेकिन वो फ्रेश वाटर जो कि यूज़ किया जा सकता है फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस, फॉर वॉशिंग पर्पसेस, ठीक है, या फिर उसको डिफरेंट एप्लीकेशन में मेडिसिन बनाने के लिए यूज़ किया जाए या फिर बाकी चीज़ों के लिए यूज़ किया जाए, वो सिर्फ और सिर्फ 0.2% है ऑफ दिस टोटल. ठीक है. इस 71% में से सिर्फ 0.2% जो वाटर है वो फ्रेश वाटर है, उसको यूज किया जा सकता है. बाकी जितना वाटर की क्वांटिटी है, ठीक है, दैट इज 70.8%. ठीक है. ये जो वाटर है ये ना ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए यूज किया जा सकता है, ना वॉशिंग पर्पसेस के लिए, ना मेडिसिनल पर्पसेस के लिए, और इस तरह के यूज नहीं किया जा सकता बिकॉज वो सॉल्ट्स और डिफरेंट चीजें जो है वो लार्ज क्वांटिटी में कंसिस्ट करता है, वो फ्रोजन वाटर भी है. ठीक है. तो इस तरह कंडीशन में वो वाटर है ही नहीं कि उसको यूज किया जा सके. इवन द स्मॉल परसेंटेज ऑफ वाटर इज नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड. अब ये जो 0.2% है वाटर, ये कुछ कंट्रीज में सपोज या कुछ इलाकों में बहुत ज्यादा अमाउंट में अवेलेबल है. ठीक है. फ्रेश वाटर कुछ कंट्रीज में है ही नहीं, कुछ कंट्रीज में जो है वो बहुत कम क्वांटिटी में अवेलेबल है. सो इसकी भी जो 0.2% की भी डिस्ट्रीब्यूशन है वो इवन नहीं है थ्रू आउट द अर्थ. हम ये कह लें कि भाई सारी कंट्रीज को सेम अमाउंट में मिल रहा है फ्रेश वाटर, ऐसा नहीं है. ठीक है. सम एरियाज आर रिच इन फ्रेश वाटर व्हाइल सर्टेन एरियाज हैव लिटिल और नो फ्रेश वाटर. कुछ ऐसे इलाके भी हैं जिनके अंदर फ्रेश वाटर बिल्कुल ही अवेलेबल नहीं है. नाउ सी वाटर जो है, जो हम कहते हैं कि इतनी लार्ज क्वांटिटी में है, वो हम क्यों नहीं यूज कर सकते फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस या फिर बाकी जो कमर्शियल पर्पसेस हैं. ठीक है. बिकॉज इट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ डिजोल्व्ड सॉल्ट्स. डिफरेंट तरह के जो सॉल्ट्स हैं वो ये लार्ज अमाउंट में कंसिस्ट करता है. अब अगर वो लार्ज अमाउंट हमारी बॉडी में आती चली जाएगी तो वो हमारी बॉडी के लिए सही नहीं है. ठीक है. जैसे सोडियम क्लोराइड जो कि कॉमन सॉल्ट है, ठीक है, जो आप नमक यूज करते हैं घर में, NaCl, Na इज सोडियम एंड Cl इज क्लोराइड. ठीक है. ये मोस्ट अबंडेंट क्वांटिटी में पाया जाता है सी वाटर के अंदर. ठीक है. इट इज प्रेजेंट अबाउट 3.4%. सॉल्ट वाटर के अंदर 3.4% जो अमाउंट है वो कौन से वाले सॉल्ट की है? सोडियम क्लोराइड की है. इसके अलावा बहुत सारे दूसरे सॉल्ट जो हैं, जैसे पोटेशियम क्लोराइड हो गया, जिंक क्लोराइड वगैरह, इस तरह के सॉल्ट जो है वो मौजूद हैं. दिस वाटर इज अनफिट फॉर ह्यूमन यूज. अब इस रीजन की वजह से ये वाटर जो है वो अनफिट हो जाता है ह्यूमन पर्पसेस के लिए, कि आप उसको यूज नहीं कर सकते स्पेसिफिकली ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए. ठीक है. अच्छा देखिए, आपके पास यहाँ पर जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर शो की गई है ऑन द अर्थ, जिनमें से आपको यहाँ पर पता चल रहा है कि 0.6% वाटर जो है वो कौन सा है? ग्राउंड वाटर है. ठीक है. ये वाला जितना भी वाटर है 97% ये ओशंस के अंदर मौजूद है. देन 2.1% वाटर जो है वो ग्लेशियर्स वगैरह में है, यानी कि वो फ्रोजन वाटर है. ठीक है. देन 0.001% एटमॉस्फेरिक वाटर है
एंड 0.2% रिवर और लेक्स में है। ये जो रिवर और लेक्स वाला वाटर है ये फ्रेश वाटर होता है जो कि अवेलेबल होता है फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस, ठीक है। इसी से वॉशिंग होती है, कुकिंग होती है, फिर इसके साथ साथ जो होता है वो इसको डिफरेंट चीजों में कमर्शियल पर्पसेस के लिए, हाउस होल्ड पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है। ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आपको याद होनी चाहिए। नाउ यू माइट बी सेइंग कि ये जो 71% है, मतलब इतना था तो ये 97% कहाँ से आया? उन्होंने इस 71% वाटर जो है वो कंपैरिजन में दिया था विद द लैंड, ठीक है। अब जो अगर हम कहें कि भाई हमारे पास वाटर जो है वो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन बताओ, तो हम वाटर को 100% लेके उसकी डिस्ट्रीब्यूशन बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये वो सारी वो डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आपने ये कंफ्यूज नहीं होना कि वहां पे वाटर कह ही रहे हैं 71% है, तो हाउ इज दिस 97% पॉसिबल। अच्छा, अब हम आ जाते हैं टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। वाटर क्यों जरूरी है? हम ये एक पूरा चैप्टर जो है वो वाटर को डेडिकेट करने की क्या जरूरत पड़ गई है, ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात है वाटर किसी ना किसी पर्पज के लिए तो होगा, ठीक है। इस वजह से हम एक कंप्लीट टॉपिक जो है वो इसमें आ जाता है। आगे जो है वो बहुत बड़ी बड़ी रिसर्चेस होती हैं वाटर को लेके कि कैसे उसको प्योर किया जाए, कैसे उसको जो है सी वाटर के ऊपर बेसिकली काम किया जा रहा होता है, या फिर बहुत सारे डिफरेंट जो सोर्सेज हैं वाटर की उन पे काम किया जा रहा होता है कि कैसे हम इसको जो है वो ड्रिंकिंग पर्पजेस के लिए यूज कर सकें, हम इसको कैसे इतना क्लीन करें। जैसे अब सी वाटर की बात हो रही है, तो सी वाटर के अंदर जो है वो इतने सारे सॉल्ट्स जो हैं उनको कैसे रिमूव किया जाए इस तरीके से कि वो सॉल्ट भी हमें अवेलेबल हो जाए, ठीक है, ताकि उन सॉल्ट्स को डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज किया जा सके। और इसके साथ साथ वो वाटर जो है उसके अंदर से इन सॉल्ट्स को निकाल के उसको इतना प्योरीफाई कर लिया जाए कि वो वाटर फिर ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए यूज किया जा सके, या हाउस होल्ड या कमर्शियल पर्पसेस के लिए यूज किया जा सके, ठीक है। तो वाटर के अंदर यकीनन कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज जरूर होंगी कि उसको उसके ऊपर इतनी काम किया जा रहा है, उसके ऊपर इतनी मेहनत की जा रही है, ठीक है। देखिए, अर्थ इज द ओनली प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम दैट कंटेन्स वाटर। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर फॉर देयर सर्वाइवल। क्यों? बिकॉज आप जो है वो खाने के बगैर 3 to 4 वीक्स तक सरवाइव कर सकते हैं, लेकिन वाटर के बगैर 3 to 4 डेज आप सरवाइव नहीं कर सकते, बिकॉज आपकी एक एक जो सेल है उसके अंदर भी लार्ज क्वांटिटी में वाटर मौजूद है। आपका जो ब्रेन है उसके अंदर लार्ज क्वांटिटी में वाटर मौजूद है, ठीक है। इस तरह आपके जो डिफरेंट ऑर्गन्स है, सपोज स्टमक की एग्जांपल ले लें, तो जब तक स्टमक में वाटर मौजूद नहीं होगा, लिक्विड कोई भी चीज मौजूद नहीं होगी, वो डाइजेशन नहीं करेगा, ठीक है। तो आपकी बॉडी को ही जो है वो वाटर की रिक्वायरमेंट, फिर आपको खाना बनाने के लिए जरूरत होता है, वॉशिंग के लिए यूज होता है, ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होगा, ठीक है। सो वाटर की जो है वो रिक्वायरमेंट इस हवाले से बहुत ज्यादा हो जाती है, और इस वजह से उसकी इंपॉर्टेंस भी बढ़ जाती है। जिस चीज की रिक्वायरमेंट जितनी ज्यादा हो, जिस चीज का यूजेज जितना ज्यादा होगा, उसकी इंपॉर्टेंस उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। Our body cannot work without water, just as a car cannot run without gas or oil. In fact, all the cells of the organ functions of our body depend on water. जितने भी organs हैं, जितनी भी cells हैं हमारी body की, उनको water चाहिए, ठीक है। It serves as a lubricant in digestion and joints, ठीक है। आपके जो जॉइंट्स हैं उनको इंटैक्ट रखने के लिए, उनको अपनी पोजीशन पे मेंटेन रखने के लिए फ्लूइड चाहिए थोड़ा सा। उस फ्लूइड के अंदर ज्यादा अमाउंट किसकी है? वाटर की है। फिर इसके साथ साथ आपका जो जब आप मुंह में खाना डालते हो और उसको च्यू करते हो, तो सलाइवा प्रोड्यूस होता है आपके मुंह के अंदर से, ठीक है। उस सलाइवा के अंदर सबसे ज्यादा अमाउंट किसकी है? वाटर की है, ठीक है, जो कि च्यूइंग में हेल्प करता है। इसके साथ साथ वो खाना निगलने में भी, स्वॉलो करने में भी हेल्प करता है। वाटर ऑल्सो रेगुलेट्स आवर बॉडी टेम्परेचर। हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए बॉडी जो वाटर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वाटर इज क्रूशियल फॉर सस्टेनिंग द रिएक्शंस दैट कीप अस अलाइव। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं, चाहे वो सेलुलर लेवल पे हो रहे हैं या जो है वो मॉलिक्यूलर लेवल पे हो रहे हैं, एटॉमिक लेवल पे हो रहे हैं, उन सबको मेंटेन करने के लिए किस चीज की जरूरत है? वाटर की जरूरत है। फॉर इंस्टेंस डाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड थ्रू ब्लड, रिमूवल ऑफ वेस्ट मैटर फ्रॉम द बॉडी, इन सब के लिए क्या चाहिए? वाटर चाहिए। इट कूल्स ऑटोमोबाइल इंजन, न्यूक्लियर पावर प्लांट, स्टील मिल्स एंड पार्ट्स ऑफ हैवी मशीनरी इन इंडस्ट्रियल यूनिट्स। देखिए, अब इंडस्ट्रियल, ये आपका यूजेज हो गया, इंडस्ट्रियल यूजेज हो गया, ठीक है। यहाँ पे आप हेडिंग दे सकते हैं। जब सपोज आपको इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर पे क्वेश्चन आता है, तो आप इसको पार्ट्स में डिवाइड कर लें। ये जो बॉडी के हवाले से जितना भी होगा आप इसको बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस लिख लें, ठीक है, इस पे हेडिंग दे दें। फिर ये जो आपको एज इट एक्ट्स एज अ कूलेंट फॉर ऑटोमोबाइल इंजन, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, आप इसको इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस या इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर लिख लें, ठीक है। इट प्रोवाइड्स मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑन द अर्थ,
सरफेस, ठीक है। वाटर जो है उसके ऊपर कश्तियां जो हैं वो रन कर रही हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने में भी हेल्प कर रहा है। फिर एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंस अगर देखें तो फार्मर्स जो हैं दे नीड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर ग्रोइंग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, क्रॉप्स एक्सेट्रा। देन हमें जो वाटर चाहिए, आप इसको इकोनॉमिकल यूजेज लिख लें कि वी नीड इट फॉर ड्रिंकिंग पर्पजेज, कुकिंग पर्पजेज, क्लीनिंग पर्पजेज। फिर इसके साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए भी वाटर ज़रूरी हो जाता है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। ओके, तो सबसे पहली और इम्पोर्टेंट इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि वाटर हमारी अर्थ का वाहिद ऐसा सब्सटेंस है जो कि तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकता है। आप देखेंगे अर्थ के अंदर जो वाटर है वो सॉलिड फॉर्म में भी मौजूद है, जैसे ग्लेशियर्स वगैरह में आइस की फॉर्म में मौजूद है। फिर इस तरह ओशंस वगैरह के अंदर ये लिक्विड फॉर्म में मौजूद है, एंड हमारी एटमॉस्फेयर में ये गैस की फॉर्म में मौजूद है, ठीक है। सो तीनों स्टेट्स के अंदर ये एग्जिस्ट करता है। प्योर वाटर इज ट्रांसपेरेंट, अगर जो प्योर वाटर होगा उसके अंदर कोई भी केमिकल या कलर जो है वो ऐड नहीं होगा तो इट वुड बी ट्रांसपेरेंट, इट वुड बी कलरलेस, ठीक है, odorless and tasteless. It boils at 100 degrees Celsius and freezes at 0 degree Celsius at sea level. आपने एयर प्रेशर वगैरह पढ़ा होगा, ठीक है, तो आपको वहां पर याद होगा कि आपको लेवल जो है वो मेंशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि एट द सी लेवल या अबव द सी लेवल या बिलो द सी लेवल आप किस पे बात कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू द एल्टीट्यूड जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं एंड जो फ्रीजिंग पॉइंट्स हैं मटेरियल्स के वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो जब आप बॉइलिंग पॉइंट मेंशन कर रहे हो, बॉइलिंग टेम्परेचर मेंशन कर रहे हो, फ्रीजिंग टेम्परेचर मेंशन कर रहे हो, तो आप सी लेवल मेंशन करोगे कि आप सी लेवल की बात कर रहे हो या अबव द सी लेवल बात कर रहे हो या बिलो द सी लेवल बात कर रहे हो। ओके, द नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ आ जाते हैं, दैट इज डेंसिटी। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि देखिए यहाँ पर आप प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर की हेडिंग दे रहे हैं, ठीक है, एक स्पेसिफिक मार्कर यूज कर लें एंड देन फिर आप जो है वो दूसरा मार्कर यूज करके ना आप हर एक पॉइंट को छोटी छोटी हेडिंग दे लें, ठीक है। यूं आपका पेपर ज्यादा प्रेजेंटेबल हो जाएगा। और अगर कोई ऐसा बंदा है जो कि पूरा पेपर नहीं पढ़ा तो सिर्फ हेडिंग से उसको आइडिया हो जाएगा कि अच्छा इसने क्या क्या मटेरियल जो है वो लिखा है अपने पेपर के अंदर, तो आपको ग्रेस मार्क्स मिलना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, जैसे यहाँ पर आप के वाटर जो है वो ट्रांसपेरेंट है, कलरलेस और डोरलेस है, यहाँ पर आप इसके बारे में क्या लिख सकते हो, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। इसी तरह ये जो स्टेट्स हैं ये भी फिजिकल प्रॉपर्टीज में आ जाती हैं। ओके, अब हम आ जाते हैं टुवर्ड्स द डेंसिटी, ये हीट कैपेसिटी वगैरह, ये सब जो है वेपराइजेशन, ये सब के सब जो है वो असल में आएंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर ही, ठीक है। बट यहाँ पे आप हेडिंग दे दो डेंसिटी, फिर आप नीचे हेडिंग दे दीजिएगा हीट कैपेसिटी, फिर इसी तरह ये हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये हेडिंग आ जाएगी, ठीक है। डेंसिटी ऑफ द मोस्ट ऑफ द सॉलिड्स एंड लिक्विड जनरली इंक्रीजेज ऑन हीटिंग एंड डिक्रीजेज ऑन कूलिंग। देखिए डेंसिटी अगर हम लोग एटॉमिक लेवल पे बात करें किसी भी चीज की, तो ये होता है कि दैट उसके एटम्स जो हैं या फिर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के कितना क्लोज आ जाते हैं। जब आप किसी भी चीज को कूल करते हैं सॉलिड्स में से या लिक्विड्स में से, ठीक है, यानी ये कि आपने उसका टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया तो उसके एटम्स और जो मॉलिक्यूल्स वगैरह हैं वो एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। जब क्लोज आ जाते हैं तो इट मीन्स कि उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, ये कॉमन प्रिंसिपल है। लेकिन जब आप उसको हीट करते हैं तो उसके एटम्स की या मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन इंक्रीज कर जाती है। जब आप उसको हीट करें तो देखिए एनर्जी आप उसको ज्यादा दे रहे हैं, तो उन वो जो एनर्जी होती है वो किस फॉर्म में इनको मिलती है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स को काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में मिलती है। व्हेन दे हैव मोर काइनेटिक एनर्जी दे शो मोर वाइब्रेशंस। ज्यादा वाइब्रेशंस करेंगे तो देखें एक दूसरे को ज्यादा धक्के देंगे, जब ज्यादा धक्के देंगे तो एक दूसरे से ज्यादा दूर हो जाते हैं, ठीक है। सो एट हाई टेम्परेचर डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, यानी उनका जो गाढ़ापन है वो कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एटम्स एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, दूर दूर हो रहे हैं, ठीक है, तो वो थिन हो जाती है चीज। तो सॉलिड्स और लिक्विड जनरली क्या होता है कि जब आप उनको कूल करते हैं तो उनकी वाइब्रेशन कम हो जाएगी, एटम्स और मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास पास आ जाएंगे तो डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी। एंड जब आप उसको टेम्परेचर ज्यादा दे रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो क्या होगा कि दैट वाइब्रेशन ज्यादा हो जाएंगी और जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे और डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी,
ठीक है, दिस इज द रीजन बिहाइंड इंक्रीज इन डेंसिटी और डिक्रीज इन डेंसिटी। ये क्वेश्चन आपको आ सकता है, इससे मैंने आपको ये डिटेल बताई है, ठीक है। लेकिन अब ये हम जनरल बात कर रहे थे, लेकिन वाटर जो है वो एक एनॉमलस बिहेवियर शो करता है, एक यूनिक बिहेवियर शो करता है एज कंपेयर टू द अदर लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। वाटर क्या करता है कि जब आप इसको कूल करते रहते हैं तो पहले तो यही वाला प्रिंसिपल, जनरल प्रिंसिपल फॉलो करता रहता है अप टिल 4 डिग्री सेल्सियस। मतलब सपोज आपका वाटर था 20 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, आपने उसको कूल डाउन करना शुरू कर दिया, आप 4 यूं कर लें कि आप 6 डिग्री सेल्सियस तक लेकर आए, ठीक है। तो 20 से लेकर 6 डिग्री सेल्सियस तक ये जो डिक्रीज इन टेम्परेचर था, उसमें क्या होगा, एटम्स और मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन कम हो जाएगी, एक दूसरे के पास आना शुरू हो जाएंगे, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। नाउ लेकिन जब आप इस 6 से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस तक मूव करते हो, तो ये होता है कि दैट ये जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं ये एक दूसरे से थोड़ा दूर होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। दे स्टार्ट क्रिएटिंग स्पेस बिटवीन देमसेल्व्स। तो जब ये एक दूसरे से दूर हो गए तो ऑटोमेटिकली डेंसिटी क्या हो गई, डिक्रीज कर गई। तो इस 4 से जब आप नीचे मूव कर रहे हो, सपोज 4 से 0 डिग्री सेल्सियस तक जाते हो, तो जो है इन जो मतलब जो वाटर फ्रीज हो रहा होता है उस टाइम पे, वो क्या हो जाएगा, वो उसकी डेंसिटी कम होगी। नाउ यू नो कि दैट जो वाटर है लिक्विड फॉर्म में, यहां से अब 0 पे देखो फ्रीज हो गया ना, 0 पे फ्रीज हो गया, लेकिन सपोज ये जो 20 पे था ये क्या था, लिक्विड फॉर्म में था, और यहाँ पे 0 पे सॉलिड फॉर्म में है। तो लिक्विड फॉर्म की डेंसिटी क्या थी, ज्यादा थी, लेकिन इस फ्रीज वाले की जब ये 0 तक आया तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि एटम्स एक दूसरे को दूर दूर कर देते हैं और एयर स्पेसेस एक दूसरे के अंदर बना लेते हैं, ठीक है, जिसमें एयर आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, डेंसिटी डिक्रीज हो गई। सो लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर की डेंसिटी ज्यादा है, लेकिन जो आपके पास सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर है उसकी डेंसिटी कम है, हालांकि इसका उल्टा होना चाहिए था। ये जो बेसिक रीजन है ना डेंसिटी कम होने का, ये आपको एक रीजन मिल गया है कि दैट व्हाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, ठीक है। क्यों, हालांकि आइस जो है वो क्या है, सॉलिड फॉर्म में है, जबकि वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में है। असल में सॉलिड्स की जो डेंसिटी होती है वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू द लिक्विड। तो इस सॉलिड को जो है वो फ्लोट नहीं करना चाहिए, इसको डूब जाना चाहिए वाटर के अंदर, ठीक है, बॉटम पे आ जाना चाहिए। लेकिन क्या है, इस आइस की डेंसिटी, अभी मैंने आपको बताया ना कि 4 से 0 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर जाता है तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच एयर स्पेसेस बनना शुरू हो जाती हैं, तो सॉलिड की डेंसिटी कम हो जाती है। उस डेंसिटी कम होने की वजह से क्या हो गया कि ये लाइटर इन वेट हो गया आइस, ठीक है, जबकि जो वाटर है उसकी डेंसिटी ज्यादा है, यानी ज्यादा थिक है, ज्यादा गाढ़ा है, ठीक है, तो इसका वेट क्या हो गया, ज्यादा हो गया ना ऑटोमेटिकली। तो जो आइस है वो लाइटर वेट हो जाती है, वो ऊपर ऊपर रहती है, ठीक है, जबकि जो वाटर है वो नीचे आ जाता है। क्यों, क्योंकि उसकी डेंसिटी जो है वो ज्यादा है। अच्छा, अब इसी एक रीजन की वजह से बहुत सारे जो हमारे रीजन्स हैं वाटर वाले, जहाँ पे वाटर फ्रीज हुआ हुआ होता है, वहां पे जो मेराइन लाइफ है या एक्वेटिक लाइफ है वो पॉसिबल हो जाती है। क्योंकि देखिए अगर सर्दियों में पूरा का पूरा पानी जम जाए, ठीक है, तो उसके अंदर जितनी भी मछलियां वगैरह हैं या प्लांट्स हैं वो सब क्या करेंगे, वो सरवाइव करना बंद कर देंगे, उनकी डेथ हो जाएगी। लेकिन क्या होता है, सिर्फ ऊपर वाला पानी जो है वो जम जाता है, ठीक है, और नीचे वाला पानी जो है वो फ्रोजन नहीं रहता, ठीक है, वो लिक्विड ही रहता है, और इस वजह से उसके अंदर लाइफ पॉसिबल रहती है, सरवाइव कर सकता है, ठीक है। तो एक ये क्वेश्चन आपको आ सकता है कि दैट हाउ इज लाइफ पॉसिबल, एक्वेटिक लाइफ पॉसिबल इन विंटर्स, ठीक है, इवन दो कि वाटर जो है वो फ्रीज हो जाता है और वो सारा कुछ, ठीक है। तो ये उसका एक रीजन है। और दूसरा आपको क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई आइस फ्लोट्स ऑन टॉप ऑफ द वाटर, तो वहां पे भी आपको एक क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। अच्छा, इसकी आपने प्रैक्टिकल एग्जांपल देखी होगी कि अगर आप किसी कांच की बोतल को पूरा भर के, ठीक है, बिल्कुल पूरा भर के आप वाटर को उसको फ्रीज कर दें, तो आप देखोगे कि जब वो पानी बोतल फ्रीज हो जाएगी, जब उसमें वाटर बिल्कुल फ्रीज हो जाएगा, वो बोतल फट जाती है। क्यों, क्योंकि जब आपने उसको बिल्कुल मुंह तक भर दिया, बिल्कुल पूरा भर दिया, अब वाटर को तो एक्सपेंड करने के लिए जब वो 4 से 0 डिग्री सेल्सियस तक मूव कर रहा है, तो उस वाटर को एक्सपेंड करने के लिए जगह चाहिए, लेकिन आपने उसको पूरा भर दिया,
तो वो क्या होता है, वो बॉटल फट जाती है। इस तरह प्लास्टिक की बोतल को आप देखोगे, आप उस बोतल को नॉर्मली पूरा भरो, ठीक है, तो वो अपनी शेप प्रॉपर मेंटेन करके रखती है। लेकिन जब आप उसको फ्रीज कर देते हो, ठीक है, तो आप देखते हो बॉटल थोड़ी सी यहाँ से एक्सपेंड हुई हुई होती है। क्यों एक्सपेंड हुई हुई होती है? बिकॉज उसके अंदर का जो वाटर है जब वो फ्रीज हुआ तो वो एक्सपेंड हो गया, ठीक है, उसकी डेंसिटी कम हुई, वो एक्सपेंड हो गया। दैट्स वाई ये बॉटल जो है वो थोड़ी फूल गई थी। ओके, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम आ जाते हैं, दैट इज हीट कैपेसिटी। तो वाटर की जो हीट कैपेसिटी होती है वो हाई होती है। हीट कैपेसिटी का क्या मतलब है कि किसी भी मटेरियल जिसकी हम हीट कैपेसिटी की बात करें, उसके अंदर कितनी हीट हम उसको प्रोवाइड करेंगे तो उसका 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। ठीक है, सपोज उसका 18 डिग्री सेल्सियस था, अब मैं कितने किलो जॉल्स की एनर्जी या हीट उसको प्रोवाइड करूंगी कि उसका टेम्परेचर 19 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाए। ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी द हीट कैपेसिटी। ठीक है, हम कह रहे हैं कि अगर एक जो सपोज वाटर की एग्जांपल ले लेते हैं, अगर वाटर का टेम्परेचर 18 से 19 डिग्री सेल्सियस में, यानी 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए मुझे सिर्फ 1.0 ग्राम ऑफ हीट या टेम्परेचर जो है वो चाहिए, तो क्या होगा, तो मैं कह सकती हूँ कि इसकी हीट कैपेसिटी क्या है, 1, क्योंकि 1 1 चाहिए ना दोनों। अच्छा, इसी अब हम बात करें वाटर की कि वाटर हैज हाई हीट कैपेसिटी, यानी बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट हमें प्रोवाइड करनी पड़ती है सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस भी पानी का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करने के लिए। इसी रीजन की वजह से वाटर जो है वो एज अ कूलेंट एक्ट करता है फॉर दिस सरफेस। हम ये बात करते हैं ना कि भाई अर्थ की जो कोर है, अर्थ का जो सेंटर है, बिल्कुल इनर सेंटर है, उसके अंदर मतलब लावा की फॉर्म में हमारे पास मटेरियल मौजूद है और जिसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है, थाउजेंड्स ऑफ डिग्री सेल्सियस हाई है। ठीक है, तो होना तो ये चाहिए कि हमारी जो अर्थ की सरफेस है वो भी इतनी तपती हुई होनी चाहिए कि हम उसके ऊपर खड़े भी ना हो सके। लेकिन क्या है कि हम इजीली खड़े हो रहे हैं, मूव कर रहे हैं, उसके ऊपर लाइफ पॉसिबल है, प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो वो असल में हो किसकी वजह से रहा है? वो असल में उस 71% पानी की वजह से हो रहा है जो कि अर्थ के ऊपर मौजूद है। वो क्या करता है, वो जो हीट अर्थ के अंदर प्रोड्यूस हो रही है उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और अपना टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता है, लेकिन अर्थ की सरफेस को ठंडा रखता है। ठीक है, इसी तरह जो टेम्परेचर वेरिएशंस हो रही हैं डेली, उनको मॉडरेट रखने के लिए पानी बहुत जरूरी है। ठीक है, जूं जूं ये पानी खत्म हो रहा है अर्थ की सरफेस से, वैसे वैसे ग्लोबल वार्मिंग होती चल जा रही है, वैसे वैसे अर्थ का टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होता चला जा रहा है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं टुवर्ड्स द हीट ऑफ वेपराइजेशन। हीट ऑफ वेपराइजेशन जो होती है, अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो इट मींस कि कितने अमाउंट ऑफ हीट चाहिए वाटर को इवेपोरेट करने के लिए। ठीक है, 1 ग्राम वाटर को इवेपोरेट करने के लिए। ठीक है, तो अभी ये यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है कि वाटर हैज हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन, वाटर की जो हीट ऑफ वेपराइजेशन है वो क्या है, हाई है, यानी बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ हीट चाहिए वाटर को वेपराइज करने के लिए। ठीक है, सो इसी की वजह से, वाटर की इसी प्रॉपर्टी की वजह से वाटर क्या करता है, हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर है उसको मेंटेन करता है। जो ही आपको बुखार होने लगता है, आपको कहा जाता है ना कि मतलब कोई ऐसी चीज लो कि आपको पसीना आए ताकि आपको बुखार टूटे, वो क्या होता है कि जब वाटर आपकी बॉडी से निकलता है पसीने की फॉर्म में, तो वो क्या करता है, आपकी बहुत सारी हीट अपने अंदर एब्जॉर्ब करके बाहर निकल जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका बॉडी टेम्परेचर जो है वो ठंडा होना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसी तरह जो अर्थ है, जब वो ज्यादा हीट अप हो जाती है सपोज, ठीक है, तो उसके ऊपर जो पानी है वो उस हीट को थोड़ा सा लेता है और खुद एवेपोरेट होकर एटमॉस्फेयर में चला जाता है, क्लाउड्स वगैरह बना देता है। ठीक है, यूं क्या होता है, जो अर्थ है उसका टेम्परेचर थोड़ा सा कूल हो जाता है क्योंकि वाटर ने हीट एब्जॉर्ब की और वो वेपराइज हो गया और वो अर्थ से ऊपर चला गया, एटमॉस्फेयर में चला गया। यूं क्या हो गया कि बहुत सारी अमाउंट ऑफ हीट जो है वो एब्जॉर्ब हो गई बाय द वाटर, तो जो नीचे वाला पानी बचा या नीचे वाली जो सरफेस बची उसका टेम्परेचर डिक्रीज हो गया। Okay, now we have the last topic of this lecture, that is the composition of the water.
वाटर इज नॉर्मली अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वाटर जो है वो जनरली, अगर आप प्योर वाटर हो ना, बिल्कुल प्योर वाटर, उसके अंदर H2O के अलावा कुछ भी मौजूद ना हो, ठीक है, कोई सॉल्ट्स मिनरल्स वगैरह कुछ भी मौजूद ना हो, तो प्योर वाटर जो है वो हीट को कंडक्ट नहीं कर सकता। इट इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि लेकिन जो है वाटर के अंदर कुछ एसिड वगैरह ऐड करके या कुछ और केमिकल्स वगैरह ऐड करके उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास की जा सकती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर उन्होंने कहा कि व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एसिडिफाइड वाटर इन वोल्टामीटर वाटर डिकम्पोजेस। जब आप एसिडिक वाटर के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वाटर क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। H2O जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या कर जाते हैं, वो ब्रेक डाउन होके हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में डिकम्पोज हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं, ठीक है। देखिए इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में, एंड लाइसिस मीन ब्रेक डाउन, ठीक है। तो चूंकि ये सारा ब्रेक डाउन वाटर का हुआ है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देयरफॉर दिस प्रोसेस नॉन एज इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। और इस रिएक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं कि H2O के ऊपर से हमने इलेक्ट्रिसिटी पास की, यहाँ आप एरो के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी भी लिखते हैं, ठीक है। एंड इट हैज प्रोड्यूस्ड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। The splitting of the water molecule produces double amount of hydrogen as compared to the oxygen. This means कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो रेशियो है वो 2:1 है। देखिए H2O जब ब्रेक होगा तो जाहिर सी बात है ये 2 हाइड्रोजन के आइटम्स प्रोड्यूस करेगा और एक ऑक्सीजन का आइटम प्रोड्यूस करेगा, बिकॉज इट इज H2, यानी 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है इसके अंदर। तो जाहिर सी बात है डबल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगी और ऑक्सीजन की सिंगल अमाउंट प्रोड्यूस होगी। सो अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो लें तो इट बिकम्स 2:1। ये आपको एमसीक्यू उसकी फॉर्म में आ सकता है कि दैट वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो क्या है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी द वाटर एज सॉल्वेंट। देन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर का, हम इसको डिस्कस करेंगे, इनकी डिफ्रेंशिएशन हम देखेंगे, फिर टाइप्स ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर वो कौन कौन सी होती है वो देखेंगे, एंड देन फिर हम ये बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से मेथड्स यूज किए जा सकते हैं ताकि हम वाटर की जो टाइप्स हैं हार्डनेस की उनको रिमूव कर सकें। ओके, सो इस पे आपने बहुत अटेंटिव होकर रहना है।